चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज तारीख हो जाता है 20 मई 2025। हम लोग 20 मई 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उस सभी पर बातचीत करेंगे। और पीडीएफ जो है आप अपनी सुविधा के अनुसार से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप यहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग बातचीत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन कौन सा है? वार्षिक ऑपरेशन जो है ओलिविया का संचालन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, है ना। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन ओलिविया, हाल ही में बहुत सारा ऑपरेशन चलाया गया है, तो ऑपरेशन आपको याद रखना है कि ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तो समुद्री जीवन के संरक्षण को मजबूती देने के उद्देश्य से जो है भारतीय तटरक्षक बल जो है क्या चलाए हैं? ऑपरेशन ओलिविया चलाया है। और इस वर्ष देखते हैं तो इस वर्ष एक नया कीर्तिमान कह सकते हैं किसके लिए रखा गया है, ये स्थापित किया है किसमें? तो ऑपरेशन ओलिविया के द्वारा। क्या है ऑपरेशन ओलिविया, इस पे बातचीत करते हैं। तो फरवरी 2025 में जो है ओडिशा के क्या नाम है? रूसी कुलिया नदी मुख्य क्षेत्र में जो है आपको दिखाई पड़ेगा 6.98 लाख ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ। किसके बारे में बातचीत क्या है? ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के बारे में, है ना। और इसकी रक्षा करने में सफलता मिली है। तो ध्यान रखना है ये जो ऑपरेशन चलाया गया है तो खास करके जो चलाया गया है ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए चलाया गया है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य यदि देखना है तो ओडिशा के गहीरमाथा, गहीरमाथा का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा के गहीरमाथा समुद्री तट और उसके आसपास के क्षेत्रों में कछुओं के लिए सुरक्षित अंडे देने का वातावरण सुनिश्चित करना होता है। और इन क्षेत्रों में हर साल जो है 8 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुए आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कछुआ जो है कहां पर अंडे देती है, आके कहां पे देती है? पानी में आके देती है कि सतह पर आके देती है? आप लोगों को बता चुके हैं कि इनको देना पड़ता है कहां पर आके? सतह पर आके देना पड़ता है। रहती पानी में है लेकिन अंडे कहां पर देती है? आके सतह पर देती है। इसी के लिए जो है ऑपरेशन कौन सा चलाया गया है? ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है ना। कि इसको क्या रखना है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ओलिव रिडले कछुआ, इसको सुरक्षित रखना है अंडे देने के लिए उसके आसपास के क्षेत्र को। तट पर नहीं ले जा रहा है, मान लेते हैं कि किसी कछुआ को यदि कुछ फंस गया है, उस सब चीज को क्या किया जाएगा इसके अंतर्गत? उसको छुड़ा दिया जाएगा। बहुत सी समुद्र में क्या होता है, आदमी सब क्या फेंक देता है ना, कुछ ना कुछ फेंक देता है, जाली उली फेंक देता है, और ये सब जीव को क्या होता है, वो उसमें फंस जाता है, आसपास में पैर में फंस जाता है, इसके सर पर फंस जाता है। तो उस सब चीज को इसको क्या किया जाता है? उसको छुड़ा के फिर से पानी में छोड़ दिया जाता है। और आसपास मान के जो क्षेत्र होता है उस जगह इसके वातावरण के लिए देखा जाता है कि ऐसा कोई जानवर ना हो कि जो कि इसको परेशानी करे, ठीक है। आदमी सब उस क्षेत्र को मान के चलिए थोड़ा सा खाली करके रखता है कि उस क्षेत्र में नहीं जाना है जिधर से रिडले कछुआ जाए। ये सब मान के चलिए किसके द्वारा? ऑपरेशन ओलिविया के द्वारा चलाया जाता है। चलते हैं आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करता है किस केंद्रीय मंत्री ने सागर में सम्मान, कौन सा है? सागर में सम्मान। ध्यान रखना है कि सागर में सम्मान पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में क्या है? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। कौन है जलमार्ग मंत्री? सर्बानंद सोनोवाल हैं। और इनके द्वारा ही सागर में सम्मान, कौन सा सम्मान? तो सागर में सम्मान का अनावरण किया गया। यह भारत सरकार की नीतिगत पहल है जिसका उद्देश्य यदि देखते हैं तो भविष्य के लिए तैयार लैंगिक समानता, कौन सा है? लैंगिक समानता वाला समुद्री कार्यबल तैयार करना है। तो ध्यान रखना है इसका जो मेन उद्देश्य है क्या है? लैंगिक समानता वाला समुद्री कार्यबल तैयार करना, है ना। और इसका देख लेते हैं, इसमें और देख लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य में क्या क्या आता है। तो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, वही मेन काम है कि जो समुद्री क्षेत्र में खास करके आजकल देखे तो पुरुष वर्ग तो ज्यादा लेते ही हैं भाग, लेकिन उसमें क्या है, किसकी भागीदारी को बढ़ाना है? तो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। और इस पहल की शुरुआत जो है कहाँ? मुंबई में समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उद्घाटन पर यह की गई है ना। इसमें जो है समुद्री क्षेत्र की समावेशिता, परिवर्तन और स्थिरता का क्या 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 स्पष्ट संदेश दिया गया है। तो आप लोगों को ज्यादा याद नहीं रखना है, क्या क्या प्रश्न यहाँ से याद रखना है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सागर में सम्मान, सागर में सम्मान किसके लिए है? तो सागर में सम्मान जो है लैंगिक समानता वाला समुद्री कार्यबल के लिए। इसमें क्या करना है? समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को क्या करना है? बढ़ाना है। और याद रखना है कि केंद्रीय पत्तन और पोत मंत्री कौन है वर्तमान में? कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, है ना। तो सर्बानंद सोनोवाल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ये केंद्रीय पत्तन पोत जलमार्ग मंत्री हैं वर्तमान में। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न भी आपको लग रहा है पर्यावरण से संबंधित है। किस केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा में एक्वा पार्क आधारशिला रखा है? किसके द्वारा? एक सबसे पहले देख लीजिए एक्वा पार्क। एक्वा पार्क क्या होती है बात करते हैं। और इसमें जो है मछली महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा? यहाँ पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, है ना। ललन सिंह का नाम आप सुने होंगे। और क्या कहते हैं, ये बिहार राज्य से ही है। ललन सिंह आप पहचानते होंगे, बिहार राज्य से ही है ना।
जदयू से संबंधित है, जदयू के मंत्री हैं ये, ठीक है। तो केंद्रीय मत्स्य पालन अभी किसके पास है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पंचायती राज मंत्री भी कौन है? ये आपको राजीव रंजन ही है। तो राजीव रंजन सिंह कह सकते हैं, ये ललन सिंह है। त्रिपुरा के कैला शहर में, कौन सा है नाम? त्रिपुरा के कैला शहर में 42.4 करोड़ की लागत से जो है बनने वाले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। साथ ही अगरतला से जो है कह सकते हैं कि आपको मछली महोत्सव का भी उद्घाटन भी किया गया है यहाँ पर। तो ये जो एक्वा पार्क सब जो बनाया गया है किसके लिए? खास करके मछली उत्पादन के लिए है ना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं और अगला प्रश्न आपको खेल से संबंधित है। हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? किसके द्वारा? कार्लोस अल्कराज के द्वारा। कार्लोस अल्कराज आपको क्या कहते हैं पढ़े होंगे, ग्रैंड स्लैम में इसके बारे में पढ़े होंगे, और इनके द्वारा ये पहली बार जीता गया। हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसके द्वारा जीत रहा है? कार्लोस अल्कराज। ये पूछा जाता है कि किस देश के खिलाड़ी है, बता दीजिए किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी है ना। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के रहने वाले हैं ना। तो कार्लोस अल्कराज जो है ये किसको पराजित करके? तो यानिक सिनर कह सकते हैं या जानिक सिनर, आपको किसी किताब में जानिक लिखा हुआ मिलेगा। तो जैनिक सिनर को हराकर ये पहली बार क्या करते हैं? इटालियन ओपन का खिताब ये अपने नाम करते हैं। और खेले गए फाइनल मुकाबला में जो है कार्लोस अल्कराज जो है विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? ये यानिक सिनर है। और यानिक सिनर को ये सीधे सेटों में 7-6-5 और 6-1 से मात देकर इस महीने के ये कह सकते हैं कि पहला इनका कह सकता है कि इटालियन ओपन खिताब है ना। चलिए, तो याद रखना है आपको, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है ना। सीधा याद रखिएगा कि इटालियन ओपन का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो इटालियन ओपन के द्वारा किसके द्वारा? कार्लोस अल्कराज। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कौन है? कार्लोस अल्कराज की तस्वीर है और इनके द्वारा ही इटालियन ओपन का खिताब जीता गया है। बहुत जल्द ही आपको क्या कहते हैं फ्रेंच होने वाला है, विम्बलडन होने वाला है, उसमें आपको नाम अब चेंज होने वाला है। तो आप देख लीजिएगा कौन कौन जीतते हैं। तो आने वाले दिनों में आपको जून जुलाई में सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा विम्बलडन दिखाई पड़ेगा खेल है ना, ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत। तो जब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन जनवरी में ही होता है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है 2025 वाला, और आपको जो 3 स्लैम बचा हुआ है तो तीनों आपको होगा अब लगभग है ना, अगस्त तक में आपको तीनों हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो ये प्रश्न आपके लिए क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रहेगा। ये प्रश्न आपको आने वाले दिनों में कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी सेट में पूछा जा सकता है, किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 ठीक है का किसके द्वारा जीता गया है? तो ये अपने देश किसके द्वारा? भारत के द्वारा ही जीता है। ठीक है, तो फाइनल में जो भारत जो है बांग्लादेश को क्या करता है? पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से ये हराकर जीता गया। किसको हराकर जीतता है? तो भारत को। तो सीधा याद रखिएगा कि क्या कहता है, कौन सा सेफ याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। आपको यहाँ से प्रश्न करवा चुके हैं कि सेफ इस बार कहां पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। वैसे आपको लिख दिया है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये गोल्डन जुबली स्टेडियम में यहाँ पर फाइनल ही खेला गया था। गोल्डन जुबली स्टेडियम ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो आपको यूपिया देगा, यूपिया भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र का नाम है यूपिया है ना। तो गोल्डन जुबली स्टेडियम में क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। और हम लोगों के वर्तमान में जो है गोलकीपर कौन है? ये सूरज सिंह है। गोलकीपर कौन है? पेनल्टी शूट आउट में मेन होता है कि यही बचाते हैं है ना। और उसके बाद भारतीय कप्तान कौन है? भारतीय कप्तान आपको याद रखना है कौन है? सिगम सामी है ना। तो ये आपको भारतीय कप्तान को भी याद रखना है, सिगम यूम सामी है। ठीक है, तो याद रहेगा कि चैंपियन कौन जीता है अंडर 19 का। तो आपको याद रखना है कि सैफ। ठीक है, अंडर 19 क्या चीज का? ये सैफ फुटबॉल का है ना, फुटबॉल से संबंधित है सैफ। ठीक है, तो आपको याद रखना कि भारत के द्वारा ही जीता गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं और ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस तरह का प्रश्न आपको सेट में देखने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा। 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन सा कितने नंबर का ग्रैंड मास्टर बन चुका है? अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे 85वें तक। ठीक है, तो 85वें तक पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन अब बन चुका है कौन सा? 86वां बन चुका है। तो 86वां जो बना है कौन बना है? एल आर श्रीहरि बने। कौन बने हैं? एल आर श्रीहरि बने हैं। तो 86 में कौन बने हैं? एल आर श्रीहरि बने हैं। आइए देख लेते हैं। एल आर श्रीहरि जो है एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 का जो है अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड जो है हासिल करके भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। याद रखना है, सीधा आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एल आर श्रीहरि है ना, एल आर श्रीहरि। तो याद रखना है एल आर श्रीहरि किस राज्य से संबंधित है? किस? तमिलनाडु से। ये तो तमिलनाडु के देख लीजिएगा। तो हमको लगता है कि आप दक्षिण भारत के ही होंगे किसी राज्य के। वैसे तो क्या कहता है, तो ये श्याम निखिल जो आते हैं, तो श्याम निखिल किससे आते हैं? तो श्याम निखिल आते हैं तमिलनाडु के। तमिल ये 85वें ग्रैंड मास्टर है। 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है आपको
ये श्याम निखिल है, तमिलनाडु के जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये श्याम निखिल क्या दिखाया 85 में, तो 85 में याद रखना है, 85 में श्याम निखिल, और उसके बाद सी आर हरि कौन कितने हैं आप 86 में है ना। तो देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ और आपको नोट लिखा हुआ है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला ग्रैंड मास्टर आप लोगों को कौन है, विश्वनाथ आनंद, 1988 ईस्वी में बनते हैं विश्वनाथ आनंद बनते हैं है ना। और 1991-92 में इसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है विश्वनाथ आनंद को, आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है, या मेजर, उसको नाम परिवर्तन करके 2021 में क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और वो पुरस्कार जो मिलता है 1991-92 में, इसीलिए 1988 में बनते हैं पहले ग्रैंड मास्टर, तो इसी के लिए दिया जाता है ना। उसके बाद आता है पहली महिला कौन है, तो 2002 में कोनोरी हम्पी है, ठीक क्या है, कोनोरी हम्पी। इनके बारे में भी कुछ दिन पहले प्रश्न आपको दिए हैं, याद है कि नहीं है। तो आपको पहली महिला क्या कहता है 2002 में कोनोरी हम्पी है, और उस समय जब ये जीतती है मात्र 15 वर्ष की रहती है, दुनिया की कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनती है। तो आपको वर्तमान में देखेंगे तो भारत में कितने ग्रैंड मास्टर है कि जो कि महिला संबंधित है, तो ये कोनोरी हम्पी सबसे पहली रहती है। उसके बाद कौन है, द्रोणवल्ली क्या है, हरिका है, और जो सबसे वर्तमान में कह सकते हैं कि ये जो अभी वर्तमान में खेल रही है कौन है, आर वैशाली है ना। तो वही तो बोल रहे हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, हाँ प्रथम, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी थे है ना। और उसके बाद उसी का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, हाँ 2021 में कौन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। ये क्या कौन है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हाँ क्या है, श्रीहरि, श्रीहरि है, और यही क्या कहते हैं 86 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। हाल ही में क्या कहते हैं, बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में आए नए चक्रवात, और नए चक्रवात का क्या नाम है और किस देश के द्वारा रखा गया है, नए चक्रवात का क्या नाम रखा गया है, शक्ति नाम रखा गया। सबसे पहले तो चक्रवात जो आने वाला है चक्रवात, उसका क्या नाम रखा गया है, शक्ति, और किस देश के द्वारा नाम दिया गया है, श्रीलंका के नाम द्वारा दिया गया। अभी हाल फिलहाल में आप देखते होंगे तो थोड़ा सा मौसम क्या है, आपको थोड़ा सा डाउन चला गया है ना, तो मौसम थोड़ा सा डाउन होगा। आप सुबह में देखते होंगे तो आपको हल्का फुल्का ठंड भी लग रहा होगा, लग रहा है ठंड। सुबह सुबह देखिएगा यदि आपका रूम क्या कहता है चारों तरफ से खुला हुआ होगा, रूम में यदि हवा प्रवेश कर रही होगी तो आपको हवा आ रही होगी तो रूम में आपको ठंड महसूस हो रहा है। आपका रूम में यदि हवा नहीं आप प्रवेश कर रहे होगे तो गर्म महसूस होता होगा। लेकिन आप देखते होंगे कि पहले के अनुपात में, यदि आप 4-5 दिन पहले का अनुपात में लेते हैं तो आपका मौसम क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा डाउन हुआ है ना। और हो सकता है यदि क्या कहते हैं चक्रवात बन जाता है, कौन सा चक्रवात बन जाता है, शक्ति पर बनता है, तो आपको वर्षा होने की भी संभावना आसपास दिखाई पड़ेगी। हम लोग के आसपास में क्या होगा, बिहार, हम लोग तो पटना उससे भी बहुत दूर आ जाता है बंगाल की खाड़ी से, लेकिन हम लोग प्रभावित हो सकते, हल्का सा प्रभाव पड़ेगा हम लोगों पर है ना, क्योंकि हम लोग बंगाल की खाड़ी से क्या है बहुत दूर है। लेकिन मौसम यदि बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात बन रहा है तो उसका असर कह सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर आसपास में देखने को मिलता है। हम लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है ना कि थोड़ा सा प्रभावित होंगे, असर देखने को मिलेगा। वहां पर मान के चलिए बहुत ज्यादा तूफान आएगा तो हम लोग के यहाँ पर हल्का हवा चलेगा, यही होगा। ऐसा थोड़ा वहां पर खूब बारिश होगी तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, बूंदाबूंदी हो सकता है, हल्का ज्यादा से ज्यादा बूंदाबूंदी होगा। मौसम लेकिन क्या होगा, परिवर्तन होगा, थोड़ा सा डाउन होगा। आइए देख लेते हैं हाल ही में बंगाल की खाड़ी में क्या कहता है आए नए चक्रवात, तो उसका क्या नाम रखा गया है, शक्ति, और किस देश के द्वारा रखा गया है, श्रीलंका के द्वारा रखा गया है। ठीक है, आईएमडी के द्वारा ये नाम कह सकते हैं कि सभी के देशों के द्वारा दिया गया है, तो उसी के द्वारा रखा जाता है। तो अंडमान सागर में कह सकते हैं एक ऊपरी हवा चक्रवाती परिसंचरण में भी देखा गया है, जिसमें 16 से 22 मई के बीच में क्या कर सकते हैं, कम दबाव प्रणाली में विकसित होने की ये क्षमता है। यदि यह स्थिति तीव्र होती है, पहले मान के चलिए धीरे धीरे चल रही है, यदि यह स्थिति तीव्र हो जाती है तो 23 से 28 मई के बीच में क्या हो सकती है, शक्ति नामक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। ठीक है, तूफान में ये तब्दील हो सकता है, तो ये होने की संभावना है, जरूरी नहीं कि वो बदल ही सकता है, तूफान में बदल ही जाएगा। यदि क्या कहते हैं ये तट से नहीं टकराएगा, तट से टकराने के बाद क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ये बीच में यदि नाचते रही तो क्या हो जाएगा, ये तूफान में बदल जाएगा है ना। और तूफान में बदलेगा तो उसका क्या नाम रखा जाएगा, शक्ति है ना, नाम उसे रखा गया है। तो हल्का फल्का क्या हो जाएगी, तूफान आएगा तो आपको पूर्णतः बंगाल की खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो एक तरह से थोड़ा सा प्रभावित होगा। उड़ीसा कह सकते हैं, उड़ीसा यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य रहेगा यदि शक्ति आएगा तो। ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जो है आपको। चलिए आइए अगले प्रश्न पर हम लोग बातचीत करते हैं, और अगला प्रश्न आप लोग खेल से संबंधित है, और रोहित शर्मा को आप लोग जान ही रहे हैं है ना, उससे संबंधित कुछ नाम आपको आएगा। हाल ही में किस स्टेडियम दिवेचा पवेलियन के लिए जो है 3 कह सकते हैं कि 3 का नाम बदल कर क्या कर दिया है, रोहित शर्मा स्टैंड का नाम क्या कर दिया है। वैसे तो नाम मान से लेकर हम लोग एक ही रोहित शर्मा पर आते हैं, तीनों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये दिवेचा पवेलियन स्टेडियम का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है, रोहित शर्मा के नाम पर रखा गया। कोई दिक्कत, आइए ये आपको पूछा जा सकता है, रोहित शर्मा हाल ही में क्या करते हैं, संन्यास ले लिए हैं किससे, टेस्ट क्रिकेट से। आपको बता चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से क्या कर लेते हैं,
ये संन्यास ले चुके हैं ना। थोड़ा सा प्रश्न आगे पूछ गया, थोड़ा सा उसको शॉर्ट अप। चलिए देखिएगा तब। अरे क्या बहुत आगे चल गया। ये तो प्रश्न सुधार नहीं हो रहा है। चलिए कोई देख लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको करते हैं। चलिए रहने देते हैं, यहाँ तक पढ़ने में आ रहा है ना, यहाँ तक मैं पढ़ने में आ जाएगा। चलिए ठीक है। तो ये क्या कहता है, वानखेड़े स्टेडियम को क्या कर दिया है, वानखेड़े स्टेडियम में ही ये बदला गया। कौन सा स्टेडियम का स्टैंड बदला गया है, एक तरह से रोहित शर्मा के नाम पर रखा गया है, वानखेड़े स्टेडियम का, है ना। तो एमसीए वहाँ की क्या कहता है, एक वानखेड़े का ये संस्था है, ठीक है। तो वानखेड़े स्टेडियम में जो 4 स्टैंडों का नाम बदल कर क्या करते हैं, भारतीय क्रिकेट के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर रखा गया। हम लोग डायरेक्ट आते हैं, रोहित शर्मा का एक ही नाम याद रखिएगा कि रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा ये जो देवेचा पवेलियन 3 था उसके नाम पर ये रखा गया, रोहित शर्मा के नाम पर रखा गया, है ना। तो अब जो है इसे 2024 आपको क्यों रखा गया नाम, आपको पता ही होना चाहिए क्यों नाम रखा गया रोहित शर्मा के नाम पर। 2024 में ये क्या करते हैं, टी ट्वेंटी में क्या जीतते हैं, विश्व कप के ये विजेता के क्या है, कप्तान है ना। और इसके सम्मान में क्या कर सकते हैं, और क्या कहते हैं रखा गया 2025 के क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी के भी भारतीय कप्तान रहे थे। तो 2025 के कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 के क्या कहते हैं टी20 वर्ल्ड कप के ये क्या है, विजेता है ना। तो ये स्टेडियम का नाम आपको ध्यान रखना है कि मान के चलिए कि किसके नाम पर रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का सामना है, कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन से, हाल ही में क्या कहते हैं, चलिए भारत का पहला मानव युक्त गाढ़े महासागर कौन सा है, गाढ़े महासागर मिशन क्या कहते हैं, समुद्र कौन सा है नाम, समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया गया है। तो 2026 में ये लॉन्च किया जाएगा, किया जाना है, ठीक है, ध्यान रखना किया जाना है ना। तो भारत का पहला मानव युक्त कौन सा है, मानव युक्त गाढ़े महासागर मिशन क्या नाम रखा गया है, महासागर मिशन का समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाता है, समुद्रयान कब लॉन्च किया जाएगा, 2026 में लॉन्च किया जाएगा। आइए देख लेते हैं, इस पे प्रश्न देख लेते हैं। तो भारत का पहला क्या है, ये भारत का पहला मानव युक्त गाढ़े महासागर मिशन समुद्रयान 2026 में लॉन्च किया जाना है। और यह मिशन जो है 6000 मीटर तक की समुद्री गहराई का पता लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित क्या है, सबमर्सिबल, ठीक है, सबमर्सिबल कह सकते हैं कि ये, ठीक है, क्या इसका उपयोग किया जाएगा। सीधा सी बात, आइए ना, मान चलिए कि जो 6000 मीटर की तक की गहराई में जो भी चीज पता चलेगा, ठीक है, उसको पता लगाने का काम करेगा कौन करेगा, ये एक तरह से जो समुद्री यान जो भेजा जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा समुद्रयान के द्वारा भेजा जाएगा। और ये कब लॉन्च किया जाएगा, 2026 में लॉन्च किया जाएगा, है ना। ये सब आप लोगों को जरूरत नहीं है कि मान लीजिए किस मंत्रालय के द्वारा या किस क्या कहते हैं किस संस्थान के द्वारा, ये सब जरूरत आप लोगों को नहीं है, इतना याद रखता है वही काफी है आप लोगों के लिए। ये जो दिखाई पड़ रहा है यही क्या है, समुद्रयान, ठीक है, ये बाहर बनाया जा रहा है, विस्तार से बनाया जाएगा और ये 6000 मीटर तक की गहराई तक जाएगा। इसमें मानव रहेगा या नहीं रहेगा, मानव रहेगा, है ना, मानव रहेगा। और मानव रहेगा तो इसमें बैठ के अंदर में सब चीज व्यवस्था रहेगा, ठीक है, कि आसपास में क्या है नहीं है ना, समुद्री पता करेगा, है ना। चलिए तो ये ये पता करेगा इसके द्वारा, ठीक है, सही है। चलिए इतना बड़ा बड़ा रहेगा डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या कहते हैं, कुछ नहीं कर पाए, नहीं कुछ नहीं कहता। वेल मछली की शाकाहारी होती है, ठीक है। आइए, हाँ आइए, कौन सा देश क्या बोले, आइए, हाँ मछलियों को मछली खाता है। आइए बात करते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। कौन सा देश क्या कहता है 2027-28 में लॉन्च होने वाला किसका कहता है, लुपेक्स चंद्र मिशन पर भारत क्या कहता है एक साथ काम कर रहा है, किसके साथ काम कर रहा है, जापान के साथ काम कर रहा है, किसके साथ, लुपेक्स, है ना। लुपेक्स क्या है, चंद्र मिशन है, क्या है, लुपेक्स क्या है, और चंद्र मिशन है। और भारत पूछा जा रहा है कि भारत किसके साथ क्या कर सकता है, काम कर रहा है, तो किसके साथ काम कर रहा है, जापान के साथ काम कर रहा है ना। तो लुपेक्स क्या है, तो लुपेक्स है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है, क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है। याद रखना है कि ये क्या है, क्या कहते हैं, लुपेक्स, तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है। और इसे क्या कहता है, चंद्रयान 5 के नाम से जाना जाएगा। कौन से नाम से, चंद्रयान 5 के नाम से। चंद्रयान 4 कब लॉन्च होने वाला है, हो गया, ठीक है, 28 में, है ना। और ये काम क्या किसके लिए किया जा रहा है, 5 के लिए, है ना। तो ध्यान रखना है 5 के लिए, और 5 के लिए नाम से ये जाना जाता है। और भारत और जापान के बीच क्या है, ये सहयोगी चंद्र मिशन एक तरह से परियोजना है। और इस क्या बोले, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 2027-28 में जापान के क्या कहते हैं S3 रॉकेट पर ये लॉन्च करने एक तरह से रखा जाएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और पानी के बर्फ के क्या करना है, खोज करना है। तो ये वही पानी का सब तो पानी के लिए जा रहा है ना। और क्या कहते हैं, सीधा याद रखना है किसके द्वारा लैंडर निर्माण किया जा रहा है, किसके द्वारा क्या कहते हैं, एक तरह से क्या लैंडर किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है, तो इसको जो है एक लैंडर का निर्माण कर रहा है। जबकि जक्सा क्या चीज का निर्माण करेगा,
तो जक्सा जो है रोवर का निर्माण करेगा, रोवर है ना। चलने के लिए काम क्या करेगा, लैंडर या रोवर, रोवर करेगा है ना। लैंडर क्या काम करती है, उतरने के वक्त में, क्या बोले, हाँ, जो उतरने के वक्त में काम करती है वो लैंडर के रूप में करती है। उसके बाद वहां पर जाके मान के चले चलती है, कौन चलती है, रोवर चलती है। तो रोवर के लिए काम कर रहा है, कौन कर रहा है, जक्सा काम कर रहे हैं। जबकि क्या कहता है, लैंडर के रूप में कौन काम कर रहा है, भारत काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर ये काम करेगा चंद्रयान 5 के लिए, ठीक है। हाँ 2008 में, ठीक। हाँ तो ये आपको याद रखना है, लुपेक्स पर याद रखना है, लुपेक्स किसके साथ सहयोग से काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ जो हम लोग को पृथ्वी, ये किसका सतह दिखाई पड़ रहा है, ये जो सतह दिखाई पड़ रहा है ये क्या चीज का, चंद्रमा का सतह दिखाई पड़ेगा। और चंद्रमा के सतह से पृथ्वी हर क्या दिखाई पड़ेगी, स्थिर दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इधर उधर घूमते हुए नहीं दिखाई पड़ेगी, एक जगह स्थिर दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो लुपेक्स आपको ध्यान रखना है ना? बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं पिछले प्रश्न का वीडियो का क्या है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और कौन सा राज्य क्या कहते हैं पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था, आपको बताया था कितना पदक, आपको याद है कितना, यदि याद नहीं तो आप जाके पिछला पीडीएफ देखिएगा या नहीं तो पिछला वीडियो देखिएगा, पूरी तरह से बताया हुआ है कितना पदक है ना, कितना स्वर्ण है, कितना भी यहाँ पर नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज का प्रश्न, और आज का प्रश्न आपको वीडियो में देना है कहाँ पर, करंट अफेयर्स के मान के चलिए जहाँ पर वीडियो आप देख रहे हैं वहां पर इसका जवाब देना है। किस केंद्रीय मंत्री ने क्या कहते हैं सागर में सम्मान है, आज के प्रश्न से ये वीडियो है, ये जो प्रश्न दिखाई पड़ रहा है आज के वीडियो से ही लिया गया है। तो सागर में सम्मान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इस प्रश्न का जवाब आपको यहाँ पर नहीं देना है, देना है कहाँ पर, आपको करंट अफेयर्स के जो वीडियो जहां पर भी देख रहे हैं वहां पर देखना है। चलिए हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज से आप कल से आपको लगातार मिल रहा है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर एक दो लाइन आपको बता देते हैं कि करंट अफेयर्स जो है आपको किसी भी परीक्षा के लिए आने वाले दिनों में आपको बिहार एसएससी का है, बिहार पुलिस का है और बिहार दरोगा का, और कोई एग्जाम है आपको सीजीएल का एग्जाम है ना। तो सीजीएल का जो भी आप एग्जाम दीजिएगा वहां पर आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। यदि आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये दुर्भाग्य की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स लगातार पढ़ते रहना है ना।